Hello, students. Welcome to the series of UPSC prelims economy questions of past 20 years that we have been doing. And today we are going to look into the questions of 2002. अभी तक आप इस सीरीज़ में अगर नए हैं तो आई वुड सजेस्ट इट वुड बी बेटर, यू विल फील मोर अलोंग अगर आप पहले के क्वेश्चंस जो हैं हम 1995 से करते आ रहे हैं वो देख लें. एंड इफ़ यू हैव बीन अलोंग विद मी इन द सीरीज़ देन डेफिनेटली दिस इज़ वेयर यू विल सी सम इफ़ेक्ट जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं पिछले 5-7 साल के, कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हुए दिखेंगे. यहाँ पर साथ ही साथ जो अभी तक हम एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते आ रहे हैं, उनके जो यहाँ पे टॉपिक्स और क्वेश्चन का वैरायटी है वो भी आपको सिमिलर दिखेगा. इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स का प्रोमिनेंस, वो अब क्लियरली यहाँ पर बढ़ता हुआ भी हमें दिखेगा. सो विदाउट any further delay, let us begin. Hello students, my name is Shubhangi Singh and today we are doing prelims economy previous year questions from 2002. पहला क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements. Full convertibility of rupee may mean. Then we have statements here. अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल इतने में ही मुझे पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है कि कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, फुल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे एक बार टर्म को ही समझ लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चन. कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप क्या अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं एक फॉरेन करेंसी में. अगर यस तो आपकी करेंसी कन्वर्टेबल है. अब फुल कन्वर्टेबल मतलब कि पूरी आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो भी पर्पस है उसके लिए फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है या पार्शियली हो सकती है. जैसे कि कन्वर्टेबिलिटी भी दो अकाउंट्स पे एप्लीकेबल है. पहला है कैपिटल अकाउंट, जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड कर रहे हैं. दूसरा है ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं. तो इंडिया में इस वक्त करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है वो फुल कन्वर्टिबिलिटी है पूरी. और जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है 60-40 की. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा फुल कन्वर्टिबिलिटी के बारे में है और ये पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि आप फुल कन्वर्टिबिलिटी मे मीन विच ऑफ द फॉलोइंग. राइट, लेट अस लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. इट्स फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसीज. जैसे ही आप कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, चाहे वो यहाँ पर कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ कन्वर्टिबिलिटी की बात करनी है, फुल कन्वर्टिबिलिटी. तो चाहे करंट हो या कैपिटल हो, इस सिनेरियो में क्योंकि करेंसी डोमेस्टिक करेंसी जो है कन्वर्ट हो सकती है, चेंज की जा सकती है फॉरेन करेंसी में, पूरी तरह फुल कन्वर्टिबिलिटी है, तो यहाँ पे फ्री फ्लोट मैकेनिज्म जो है ऑपरेट करता है. फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ही ये है कि फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे आप इंटरनेशनल करेंसीज के साथ बदल सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है. दूसरी देखते हैं. इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री. तो ये कह रहे हैं फुल कन्वर्टिबिलिटी में मतलब कि डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है, डोमेस्टिक करेंसी का डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है फॉरेन करेंसी में, और यहाँ पर किसी भी गिवन प्लेस पे, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या बाहर हो. तो यस, अगर आपकी करेंसी में फुल कन्वर्टिबिलिटी है, यहाँ पे रुपी का पूछा हो गया है, तो हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनेशनल करेंसी में किसी भी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या बाहर हो. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है. It acts just like any other international currency. That is also correct. अगर यहाँ पे पूरी कन्वर्टिबिलिटी है, आप डोमेस्टिक करेंसी रुपी को जो है लेट्स जस्ट से जापानीज येन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फंक्शन करेगी एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह, क्योंकि जितने भी रुपीज़ लगेंगे येन को लेने में आप ले सकते हैं. तो इट कैन फंक्शन लाइक एन इंटरनेशनल करेंसी. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाते हैं. बट टू अराइव एट दैट कंक्लूजन कि यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. फॉरेन सेक्टर की जब आप बात करें, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. इससे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस हमारे डिस्कस्ड पेपर्स जो ईयर्स के हैं उसमें भी आते रहे हैं और आगे भी आपको दिखेंगे. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है. हमारा आंसर सीधे हम जा सकते हैं. यहाँ पे आंसर क्या है? डी है हमारा आंसर.
तो जब भी कोई करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल होगी तो वो फ्री फ्लोट भी होगी, वो डायरेक्ट एक्सचेंज फैसिलिटेट कराएगी और वो एक्ट करेगी लाइक एन इंटरनेशनल करेंसी, और ये फुल कन्वर्टेबल करेंसी के फीचर्स हैं। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट रूटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, अब हम इसी बात पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं: करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। और बोला गया है विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कई सारे टर्म्स हैं। अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, बहुत एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली इस आंसर पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ये जो 2 वर्ड्स यूज़ किए गए, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स ना 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो है वो जब भी आप अपने पैसा अपने इस डिपॉजिट में डाला है, आप यहाँ पे n नंबर ऑफ विड्रॉल्स जो है कर सकते हैं, और इसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है जिसके बाद आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, जबकि टाइम डिपॉजिट में विड्रॉल के लिए आपको एक सर्टेन टाइम मेच्योरिटी का वेट करना पड़ता है। डिमांड डिपॉजिट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। करेंसी विद पब्लिक तो बहुत सिंपल है ही। अब ब्रॉड मनी पे आते हैं कि ब्रॉड मनी क्या बला है। तो किसी भी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको मेजर करने के लिए एग्रीगेट्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी में है M1, M2, M3, M4। ठीक है, M1 और M2 को हम नैरो मनी बोलते हैं क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े कम होते हैं। जैसे कि M1 में क्या होगा? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। M2 में क्या होगा? M2 में है हमारे पास M1 प्लस, यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइम डिपॉजिट्स। वेट, M2 में हम ले लेते हैं सेविंग डिपॉजिट्स। एक मिनट, यस, M2 में हम ले लेते हैं सेविंग डिपॉजिट्स। M3 में आता है M1 प्लस यहां पर टाइम डिपॉजिट्स, एंड M4 में आता है M3 प्लस अदर डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि M1 और M2 को हम बोलते हैं नैरो मनी, M3 और M4 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया ब्रॉड मनी में क्या क्या आता है M3 में। ठीक है, तो आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है। अब M3 हम देख लेते हैं, M3 यहाँ क्लियरली लिख लेती हूँ मैं। M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, तो अगर हम टाइम डिपॉजिट्स, तो क्लियरली हमें दिख रहा है थर्ड इज करेक्ट, ये इंक्लूड होगा। M1 में क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, दैट इज करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, तो डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। तो दैट मीन्स ब्रॉड मनी M3 में ये तीनों आते हैं और हमारा आंसर जो है डी आ जाएगा। अब यहां पर ये आंसर पे अराइव करने के लिए क्लियरली आपको मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके एग्रीगेट्स जो है पता होने चाहिए, और एग्रीगेट्स में जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं उन पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस आंसर पे आ सकते हैं। और अगर आपको क्लैरिटी है तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा और आप यहाँ पर +2 ईजिली लेके जा सकते हैं। राइट, तो इस नोट पर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया आपको कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, 2001 में भी पूछा गया है। ये रिपीटिशन एक तरीके से क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम नोट पर 1999 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या 1998 में WPI पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। सेम नहीं था बट WPI पे ही क्वेश्चन था।
Then, with reference to wholesale price index, consider the following statements. The new WPI series with base year 1993-94, जहाँ पे बेस इक्वल टू 0 लिया था, became effective from April 1998. ठीक है, ये कह रहे हैं न्यू WPI सीरीज जो है जिसका बेस ईयर 1993-94 है और जिसको यहाँ पे इक्वलेंट माना गया है, उसको इफेक्टिव किया गया 1998 से. नेक्स्ट बात है, इन द न्यू WPI सीरीज बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2000, 1 अप्रैल. अब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इनमें से एक ही स्टेटमेंट जो है सही होगा. तो जिस ऑप्शन में भी ये दोनों हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इसमें दोनों हैं, इसमें दोनों हैं. अब बचे हुए ऑप्शन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 3 तो करेक्ट है, बट यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं. द वेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज्ड इन द न्यू WPI सीरीज. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन. इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था, इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो कैलकुलेट किया जा रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी वेटेज जो है जब यहाँ पर बेस ईयर रिवाइज किया गया 1981 से 82 से 1993-94 में रिवाइज किया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी वेटेज बढ़ाया गया था. इट वॉज अनाउंस्ड इन 1998 बट इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 2000. सो 1 अप्रैल वाला जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाता है. और यहाँ पे हम आ जाते हैं 2 और 3. तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा एलिमिनेशन, अगर आपने एक थॉटफुल रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ली तो एलिमिनेशन से आप 2 ऑप्शंस पे तो अराइव हो सकते हैं. बट ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर, क्योंकि उस वक्त WPI सीरीज जो है रिवाइज हुई थी उस पर बेस्ड है. बट अगर ये रिवाइज हुए समय हो गया तो ये स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा. बट अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए आप बहुत कंफर्टेबली इसमें से आंसर जो है निकाल सकते हैं. और यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी हो जाता है 2 और 3. ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, द एक्सचेंज which recorded highest turnover during the year 2000 to 2001. अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसके साथ ही साथ करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है. अब ऑप्शंस देखते हैं. ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज डजंट एग्जिस्ट. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज डजंट एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. अब यहाँ पर ये हमने आपकी जो पढ़ाई है उसके बेसिस पर क्लियरली एलिमिनेट कर दिया है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते. कन्फ्यूजन अगर होना भी चाहिए, आपको याद नहीं आ रहा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे होना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा हो सकता है. बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ करेक्ट आंसर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड नॉट जस्ट इंडिया, एशिया का बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो यहाँ पर 2001 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाईएस्ट टर्नओवर दिया था और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये. और इस वक्त यहाँ पर BSI जो है उसके इम्पॉर्टेंट इंडेक्स में से एक BSE सेंसेक्स है जिसमें 30 सबसे बड़ी और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज का ये इंडेक्स है जो BSE सेंसेक्स है. BSE में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूजेज है और बिकॉज इसका इतना हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी है, BSE इज अ मार्केट लीडर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, BSE है. तो 4th का हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ. विद रेफरेंस टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तीनों जो हैं वो PSUs के रिगार्डिंग है. पहली स्टेटमेंट देखते हैं. मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, दैट इज MMTC, इज द लार्जेस्ट नॉन ऑयल इंपोर्टर ऑफ इंडिया. मतलब ऑयल के अलावा जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्ट जो है वो MMTC करती है. ओके. दूसरा, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट. दूसरा, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री. अब यहाँ पर ये अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है
करंट अफेयर पे बेस्ड है, ठीक है। प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो लिखा है ना, दैट इज इनकरेक्ट, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम ये इंडस्ट्रीज जो है ना, मिनिस्ट्री जो है कंबाइन हो गई, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो 2002 का है, ठीक है। तो हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना है। इट वॉज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्योंकि एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। थर्ड पे आते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज टू एनफोर्स क्वालिटी कंट्रोल। एजेंसी क्रेडिट गारंटी की है और यहाँ पे बोल रहे क्वालिटी कंट्रोल, ये तो गलत है। एंड कंपल्सरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, तो ये तो अलाइन ही नहीं करता है। इवन इफ यू डिड नॉट नो, तब स्टेटमेंट पढ़ के समझ जाएंगे ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्लियरली गलत हो जाती है। तो अभी जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट सही दिख रही है वो फर्स्ट है। आप देख लेते हैं हमसे पूछ क्या रहे, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। मैंने पहले की भी वीडियोस में देखा है, बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि ये पार्ट जो है इसको आपको मार्क कर लेना, ताकि आप गलती से, क्योंकि आने वाले ईयर्स में इनकरेक्ट भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इनकरेक्ट या करेक्ट के बीच में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे करेक्ट पूछा है और हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, हमारा ए है। अब इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनटीपीसी इज द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया। फैक्चुअल, करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप समझेंगे वो करंट अफेयर की नॉलेज, यहाँ पे ये जो एजेंसीज हैं वो न्यूज़ में रही हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, इस वजह से ये यहाँ पर हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओएनजीसी अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द एलपीजी प्रोडक्शन। Oil and Natural Gas Corporation accounts for half of the LPG production. This is incorrect, ठीक है। दूसरा आते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ऑपरेट्स ऑल द ऑयल रिफाइनरीज। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल लिखा है, यूजुअली ऐसी स्टेटमेंट्स गलत ही होती है, बट यहाँ पे श्योरली गलत है। नेक्स्ट, द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री is the largest departmentally run industrial undertaking in the country. ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है फैक्चुअली। तो अब हम अगर देखें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है, हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसा एक ऑप्शन है, बिल्कुल एक ऐसा ऑप्शन है, और यहाँ पे आंसर जो है हमारा डी निकल के आता है। अब आप यहाँ पर जो प्रोमिनेंस है, आप क्या आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का बढ़ गया है। ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन इस साल के, उसमें हाफ क्वेश्चन कर चुके हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको अभी देखने के लिए मिले हैं वो करंट अफेयर से उठाए गए हैं। चाहे WPI की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं यहाँ पर बात कर लूँ आपके स्टॉक एक्सचेंज की, चाहे MMTC के बारे में बात करूँ, या फिर यहाँ पे जो PSUs हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स की डायरेक्शन में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है आपको 2000 के क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन, कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो सेम कमिटीज उस क्वेश्चन में भी मिलेंगी, आबिद हुसैन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल सेक्टर इन इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कमिटीज देखें ध्यान से, पहली दी है आबिद हुसैन कमेटी। तो यहाँ पे अगर आपको ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख रखे होंगे ना, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें तो बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। पहली कि नरसिम्हन कमेटी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब अगर आपको याद हो तो आबिद हुसैन कमेटी जो हम बात कर रहे थे, दैट वाज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जिन लोगों को याद नहीं है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, अगेन फैक्चुअल है। कमिटीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आपको याद होनी चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में जितनी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, अभी भी समय है, आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आबिद हुसैन कमेटी हो जाता है। नायक कमेटी के बारे में बता देती हूँ।
इसने बात तो ज़रूर की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, बट इसने बात की थी क्रेडिट नीड्स की ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और साथ ही साथ राकेश मोहन कमेटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसने बात की थी फाइनेंस की ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो कमिटीज़ हैं उनके बारे में आपको क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन जो है आपका फंसेगा। और अगर आपने ये याद कर रखे हैं, आपने यहाँ पे अपना रिकॉल आप यूज़ करके इजीली आंसर मार्क कर पाएंगे। 7th का आंसर ए होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 20th century can be classified into 4 distinct phases. मैच लिस्ट 1 विच इज पीरियड दिया हुआ है और लिस्ट 2 फेज दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या फेज रहा है, और इन दोनों को हमें मैच करना है। अब आप देखेंगे हर साल मैच वाला एक या दो क्वेश्चन जो है आपको मिल जा रहा है। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक पार्ट से आपको आएगा, करंट अफेयर बेस्ड नहीं है। आपको एक पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड का क्लियर आइडिया होना चाहिए। अब आते हैं पीरियड देखने पे। 1901 टू 21 ऑप्शंस क्या है? स्टेडी ग्रोथ, रैपिड हाई ग्रोथ, स्टैगनेंट ग्रोथ और हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो डाउन। 1901 से 1921 तक वी वर इन द फेज ऑफ स्टैगनेंट ग्रोथ। हमारी पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या मार्क किया? A3। ऐसे कौन से ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन है, सी है और ए है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। 1921 टू 51 यहाँ पर बिकॉज ऑफ इन्हांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो तो हाई रहता है, बट जो डेथ रेट है वो ग्रेजुअली कम हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ जो है हमें देखने को मिलती है। तो बी क्या हो गया? 1 हो गया। अब इन दोनों में ही बी पे 1 है, तो अभी भी हम आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 1951 टू 81 अगर आपको याद हो तो 1970 मिड 1970s में जब इमरजेंसी लगाई गई थी और उससे जस्ट पहले जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल की और फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। और इमरजेंसी के बाद जो प्लान आया था उसमें फैमिली प्लानिंग प्रॉपरली पार्ट थी, जिसको हमने डेवलपमेंटल प्लान में लिया था। तो बाय 1951 एंड 1981 यहाँ पर रैपिड हाई ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली। तो सी को हम एसोसिएट कर रहे हैं विद 2। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है 3124। लास्ट है 1981 टू 2001 हाई ग्रोथ थी। ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की कम नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर डेफिनेट साइंस हमें मिलने लगे थे कि ग्रेजुअल स्लो डाउन जो है हमें आने वाले समय में दिखेगा। तो यहाँ पर सी जो है आपका आंसर हो जाता है। स्टैटिक का क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जैक्ट ये नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर जैसे प्लान्स की अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं उनके। जैसे मैंने 1951 और 81 इस बेसिस पे बनाया कि 1975 में इमरजेंसी लगी है और इमरजेंसी के जस्ट बाद जब हमारा यहाँ 1977 में इमरजेंसी हटी और यहाँ पे 7th 5 ईयर प्लान की बात हो रही थी, तो यहाँ पर ड्यूरेशन टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो दैट विल बी 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान के हिसाब से हम लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फैमिली प्लानिंग की बात हुई है पहली बार। तो फैमिली प्लानिंग की बात तभी होगी ना जब हम रैपिड हाई ग्रोथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक जगह हेल्प मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट वेरी डेफिनेट। तो यहाँ पे आपको फर्दर और उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि सी का अगर आप 2 पे आ गए तो भी आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, बी और सी। तो यहाँ पे एक ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ट्रेंड की बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में डेटा जो है आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछा जाएगा कि इस समय पे इतना परसेंटेज क्या था, बट हाँ ट्रेंड तो पूछा जाएगा और ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, इस नोट में हम आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन आप देखें, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर अंत्योदय अन्न योजना, the food grains are available to the poorest of poor families
at rupees 2 per kg for wheat and rupees 3 per kg for rice. This statement is correct. अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 में आई थी. ये भी करंट अफेयर्स में से स्कीम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आज भी पूछा जाता है. स्कीम्स जो नई आई हैं वो इम्पॉर्टेंट है. Under the National Old Age Pension Scheme, the old and destitute are provided rupees 75 per month as central pension in addition to the amount provided by most state government. National Old Age Pension Scheme जो है उसके अंतर्गत करेक्ट बात है. जब ये अनाउंस हुई थी तो 75 रुपीज़ पर मंथ सेंट्रल पेंशन देती है और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है. तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गई. नेक्स्ट पे आते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड 25 kg फूड ग्रेन्स पर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली पर मंथ. पूरी फैमिली जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर मंथ उसको 25 kg फूड ग्रेन्स मिलेंगे और वो भी हाफ द इकोनॉमिक कॉस्ट पर. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये अनाउंस हुआ था. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड, करंट अफेयर पे बेस्ड, यहाँ सही है. हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो हेयर द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3. अब इसी नोट पर आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. दिस सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हैज़ बीन पार्ट ऑफ आई थिंक 1997. एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. एक इसमें शायद डिफरेंट था बट ये क्वेश्चन आ चुका है. कंसिडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. पहला IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. दूसरा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI. तीसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI. एंड देन वी हैव नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. पूछा क्या जा रहा है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि किस सीक्वेंस में ये इस्टेब्लिशमेंट हुए उनको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है. तो जो पहले इस्टेब्लिश हुआ है वो पहले आएगा क्रोनोलॉजी में. ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए तो ईयर पता होना पड़ेगा. अगेन फैक्ट बेस्ड है बट करंट अफेयर से नहीं है ये. दिस इज समथिंग यू शुड नो. दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो अगर मैं IFCI की बात करूं, सो दैट वाज एस्टैब्लिश सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 इटसेल्फ. ठीक है, उसके बाद उसके कुछ ही समय बाद 1955, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ख़त्म ही नहीं हुआ था अभी, उससे पहले ही इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था. क्योंकि आपको याद हो तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में देर वॉज एन इम्प्रूव्ड थ्रस्ट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देन आते हैं IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया. ये हमारा ऑलमोस्ट 10 साल बाद इन 1964 इस्टेब्लिश हुआ है. और सबसे लेट इस्टेब्लिश हुआ है नाबार्ड इन 1986 आई थिंक, या 1982 है, बट आई एम श्योर इट इज़ इन 1980s. अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो ये तो ऑलरेडी क्रोनोलॉजी बनी हुई है. IFCI पहले बना है, उसके बाद ICICI, IDBI और फिर नाबार्ड. अब इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है A बन जाता है. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर A है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड्स सेट अप इन February 1992. नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप हुआ था 1992 में. क्वेश्चन 2002 में इसलिए पूछा गया कि इसके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इट मस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. अब इसमें पूछा गया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. पहला, टू गिव ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर वर्कर्स इफेक्टेड बाय रीट्रेंचमेंट और VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेज से यहाँ पर उन लोगों को ट्रेनिंग और काउंसलिंग देना. दूसरा, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, अगर इन वर्कर्स को वापस से अगर डिप्लॉय किया जा सकता है तो दैट इज बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर हम यहाँ पे देखें विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहाँ पे आंसर जो है B हो जाएगा, बोथ 1 and 2. अगेन करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये इन्फॉर्मेशन जो है आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपके पास होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. द 5-year प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय. स्टैटिक का
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन। 5 ईयर प्लान्स जो कि एट प्रेजेंट नहीं बनते हैं इंडिया में, लास्ट 5 ईयर प्लान जो है हमारा वो 12th 5 ईयर प्लान था जो 2017 में ख़त्म हो गया था। अब 2017 में जब ख़त्म हो गया, उससे पहले कौन बनाता था ये प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाती थी, ठीक है। एट प्रेजेंट जो हमारी एजेंसी है वो नीति आयोग है, ठीक है। बनाती प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन इसमें पूछा कि फाइनली अप्रूव कौन करता था। अप्रूव इसे करती थी नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, एनडीसी जो है वो अप्रूव करती थी। और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स अगर आपने, बिकॉज ये क्वेश्चन 2002 का है तो उस कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर जो है वही रहेगा। एनडीसी जो है 5 ईयर प्लान्स के लिए ही बनी थी, 1952 में बनाया था, 1950s में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कर ली गई थी। और ये एक हाई लेवल बॉडी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन होते थे जो इसको अप्रूव करते थे। यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी होता था और अप्रूवल भी होता था। डिस्कशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग मेन फंक्शंस में से थे एनडीसी के। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। केलकर प्रपोजल या केलकर कमिटी प्रपोजल विच वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज वर द, अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। तो अब देख रहे हैं करंट अफेयर का प्रोमिनेंस जो है कितना बढ़ता जा रहा है। तो केलकर प्रपोजल्स किससे एसोसिएटेड थे, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन दिए, रिकमेंडेशंस फॉर द रिफॉर्म्स इन द प्राइवेट सेक्टर, पावर सेक्टर, इनकरेक्ट। recommendation for tax reforms, yes, केलकर कमेटी was associated with tax reforms। सी हम देखते हैं, सी ऑप्शन में गाइडलाइंस फॉर द प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं है, एसोसिएटेड था टैक्स रिफॉर्म से। व्हीकुलर पोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ सीएनजी यूज, नॉट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाता है। अब हम आते हैं अगले पे, अपने क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फेमा इन इंडिया। नाउ व्हाट इज फेमा? फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेमा जो है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और यहाँ पर फेमा जो है वो सक्सेसर है फेरा का। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन होता था वो फेरा के थ्रू देखा जाता था। सेकंड, अब इसमें स्टेटमेंट्स हमें पता नहीं कौन सी सही है, देख लेते हैं एक बार। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन द ईयर 2001। इनकरेक्ट, दिस इज द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, 1999 में हो गया था ये। FERA was given a sunset clause of 1 year till 31st May 2002 to enable enforcement directorate to complete all investigation of pending issues। ये पार्शियली करेक्ट हो सकता है, मे बी आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन ना हो, तो इस पे अभी हम कांटा नहीं मारते। अगले पे आते हैं। अंडर फेमा, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को वायलेट करते हैं, इट हैज सीज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। करेक्ट। फेमा के एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन में से ये था कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रूल्स जो हैं उनको वायलेट करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब उसके बाद डी पे आते हैं। एज पर न्यू डिस्पेंसेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैन अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट द पीपल फॉर द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। यहाँ पे जो चीज़ गलत है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमें जो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट जो मुझे दिख रहा है वो सी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। देखिए सी है। अंडर फेमा द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स और उनका वायलेशन जो है वो माना जाता है कि क्रिमिनल ऑफेंस। अगर फेरा की बात करें तो प्रेडिसेसर था फेमा का, 1973 में लगाया गया था, रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए था, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर, और एनफोर्समेंट जो था वो ईडी के पास था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेमा जिसका इनैक्टमेंट 1999 में हो गया था, यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके पास कंप्लाइंस का काम है और रेगुलेशन का काम है रादर देन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इसके पास नहीं है। दैट इज वाई वी कैन क्लियरली से कि यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है।
और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन 2003 का है ये क्वेश्चन। डिबेंचर होल्डर, देखो फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन जो है अब आया है, 2001 में था, 2002 में आपको देखने को नहीं मिला है, फिर अब सीधा जाके 2003 में आपको देखने मिला है। डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो आप डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे। अब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है पहले तो ये देख लेते हैं। डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड डायरेक्टर्स। अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एक बार में टिक मार्क कर देंगे। हम कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ यहाँ पे। डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डिबेंचर कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी कोई कंपनी डेट लेना चाहती है तो वो आपको डिबेंचर देगी और आप उसके अगेंस्ट उनको पैसा देंगे। दैट मीन्स कंपनी जो है, आप जो है कंपनी को, अगर उनका डिबेंचर आपके पास है तो आप उनको लोन दे रहे हैं, करेक्ट। आपने उनको क्रेडिट दिया हुआ है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डिबेंचर एंड अ बॉन्ड, डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड है। इट इज़ लाइक अ प्रोमिसरी नोट, इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, कि आपसे पैसा लिया गया, आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, उसमें हम बाद में जाएंगे। तो आपने लोन दिया है या क्रेडिट दिया है? तो आपने क्रेडिट दिया है तो आप तो क्रेडिटर हुए ना कंपनी के लिए। तो अगर आप डिवेंचर होल्डर हैं किसी कंपनी के तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डिबेंचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स से पैसा बोरो करती है और उसको प्रॉमिस करती है कि आने वाले समय में एक फ्यूचर डेट में इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी, जिसकी वजह से हम इसको एक प्रॉमिसरी नोट बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो करंट अफेयर का प्रोमिनेंस जो है आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ आई थिंक अब आपके दिमाग में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के एक अच्छे माइंडसेट से रहना है, ताकि हम क्वेश्चन में जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, जो ट्रेंड क्रिएट है, उसको समझ सकें। ट्रेंड क्वेश्चंस के टर्म्स में भी समझना है हमें और टॉपिक्स के टर्म्स में भी समझना है, ठीक है। फॉर मोर सच कंटेंट एंड वीडियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल। विल कंटिन्यू विद this series so as to ensure that you give a very confident attempt in pre 2025. That was all from my side. Thank you so much.